गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर आपसे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और एक और क्वेश्चन बैंक आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम दोनों में बेनिफिशियरी होगा। तो मैं और क्वेश्चंस जो हैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर के चल रहा हूँ। इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट ए कॉस्ट, बी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सी लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, डी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रहतिये का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ए लागत मूल्य पर, बी शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, सी लागत मूल्य अथवा नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इनमें से जो कम हो उस आधार पर, और डी पुनर्स्थापना मूल्य पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो स्टॉक का वैल्यूएशन किस आधार पर जो है वो किया जाना चाहिए। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो इसका जो विकल्प है वो है लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लागत मूल्य अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, इसके आधार पर स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है, जो स्टॉक है, रहतिया है, उसके लागत में सम्मिलित किया जाता है एक गोडाउन रेंट, बी ड्यूटीज ओब्लिक टैक्सेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, सी इंटरेस्ट, डी इंश्योरेंस। रहतिये की लागत में सम्मिलित किया जाता है गोदाम किराया, कर एवं आवक भाड़ा, सी ब्याज की राशि, डी बीमा। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ड्यूटीज ओब्लिक टैक्सेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स। जब भी हमने रहतिये की लागत को कैलकुलेट करना होता है तो उसमें चुंगी जो कर हैं, टैक्सेज, और इसके साथ साथ जो फ्रेट इनवर्ड्स है, आवक भाड़ा, जो माल भाड़ा है, जो खरीदने में माल भाड़ा लगा है, उसको जो है हम इसमें लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका जो आंसर है, सही विकल्प है, वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ड्यूटीज एंड टैक्सेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, यानी कि इसका जो विकल्प बी है वो बी विकल्प जो है वो सही है। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास लगाया जाता है ऑन कैश प्राइस, बी हायर परचेज प्राइस, सी मार्केट प्राइस, डी नन ऑफ दीज।
किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास लगाया जाता है रोकड़ मूल्य पर, बी किराया क्रय मूल्य पर, सी बाजार मूल्य पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम में डेप्रीसिएशन को जो चार्ज किया जाता है वो कैश प्राइस के आधार पर इसको जो है हम चार्ज करते हैं। रोकड़ मूल्य पर जो है इसको जो है वो चार्ज जो है किया जाता है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफर्ड टू हायर परचेजर अंडर हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित किया जाता है? ए ओनरशिप ऑफ एसेट्स, बी possession ऑफ एसेट्स, सी ओनरशिप एंड possession ऑफ एसेट्स, डी नन ऑफ दीज। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित किया जाता है? ए संपत्ति का दायित्व, दूसरा बी संपत्ति का अधिकार, सी संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो हायर परचेज सिस्टम की एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जैसे ही हायर परचेजर के द्वारा डाउन पेमेंट किया जाता है तो उसको केवल गुड्स को यूज करने के लिए उसका पोजेसन दिया जाता है। तो पोजेसन ऑफ एसेट्स, यानी कि इसका बी जो विकल्प है वो सही है। पोजेसन ऑफ एसेट्स जो है हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पोजेसन ऑफ एसेट्स जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है जब हम हायर परचेज के अंतर्गत किसी गुड्स को हायर परचेजर को सोल्ड आउट करते हैं। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। हायर परचेज एक्ट, जो हायर परचेज एक्ट है, किराया क्रय अधिनियम 1932 ए 1932 में बना, ए 1956 में बना, सी 1972 में बना और डी 1872 में बना। यानी कि हायर परचेज एक्ट जो है कब पास हुआ? तो इसका सही आंसर है कि ये जो पास हुआ है ये इसका जो सी विकल्प है, सी 1972 में हायर परचेज जो एक्ट है वो हायर परचेज एक्ट पास हुआ 1972 में। ये इसका सही जो आंसर है वो है 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल्स बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। किस्त प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्य कुल ब्याज को
क्रेडिट किया जाता है? ए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बी इंटरेस्ट अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। ए ब्याज उचंत खाते में, बी ब्याज खाते में, सी विक्रय खाते में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो विकल्प है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, टोटल इंटरेस्ट receivable by the seller is credited to interest suspense account. Interest suspense अकाउंट। तो इसका ए विकल्प जो है वो सही है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो इंटरेस्ट सेलर के द्वारा रिसीवेबल्स है उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। ये भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है। इस क्वेश्चन में अंडर द इंस्टॉलमेंट सिस्टम द बैलेंस इन द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बायर की बुक्स में इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। किस्त प्रणाली के अंतर्गत ब्याज उचंत खाते के शेष को क्रेता की पुस्तकों में दिखाया जाता है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी अल्टरनेट जो है, सी विकल्प जो है वो सही है। यानी कि इसको हम शो करते हैं एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर टू परचेजर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत परचेजर क्रेता की पुस्तकों में क्रेता को क्या चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है, क्या हस्तांतरित किया जाता है? ओनरशिप ऑफ एसेट्स, पोजेशन ऑफ एसेट्स, ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दीज। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित किया जाता है? ए संपत्ति का स्वामित्व, बी संपत्ति का अधिकार, सी संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सी विकल्प है वो सही है और वो है ओनरशिप एंड पोजेशन। यानी कि ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन ऑफ एसेट्स। ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की जाती है और उसके साथ साथ पोजेशन भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, क्योंकि जो हायर परचेज सिस्टम है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो यही अंतर होता है। हायर परचेज में केवल गुड्स का पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में गुड्स के जो टाइटल हैं उसके साथ साथ उसका जो पोजेशन है, दोनों ही एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस समय एग्रीमेंट किया जाता है, डाउन पेमेंट किया जाता है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है, उस समय ही
ओनरशिप और पोजेसन ऑफ एसेट्स दोनों ही जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में परचेजर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। देनदार प्रणाली के अंतर्गत शाखा खाता होता है ए वास्तविक खाता, बी व्यक्तिगत खाता, सी अवास्तविक खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि ब्रांच अकाउंट में अंडर डेटर सिस्टम जो ब्रांच अकाउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल यानी कि अवास्तविक खाता देनदार प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि इसका जो सी विकल्प है वो सी विकल्प जो है वो करेक्ट है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट जिसको कि अवास्तविक खाता कहा जाता है वो जो इसका अल्टरनेट है वो सही अल्टरनेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेकर के चलेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है बाय डिपेंडेंट ब्रांच, बाय हेड ऑफिस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, बाय हेड ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड नन ऑफ दीज। शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है आश्रित शाखा के द्वारा, आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय के द्वारा, स्वतंत्र शाखा के प्रधान कार्यालय के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो विकल्प है वो सी विकल्प सही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिपेयर किया जाता है बाय हेड ऑफिस के द्वारा तो प्रिपेयर किया जाता है ऑफ इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं तो बाय हेड ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है और वो भी इंडिपेंडेंट ब्रांचेज के द्वारा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर के चल रहे हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द branch final account system, the branch account is the nature of a real account, B personal account, C nominal account, D none of these। शाखा अंतिम खाता प्रणाली के अंतर्गत शाखा खाता निम्नलिखित प्रकृति का होता है। ए वास्तविक खाता, बी व्यक्तिगत खाता, सी अवास्तविक खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जब भी ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो ब्रांच अकाउंट की जो नेचर होगी वो पर्सनल अकाउंट की होगी। उसकी जो नेचर होगी वो पर्सनल अकाउंट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के चल रहे हैं। इफ प्रॉफिट ऑफ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, it will be what percentage on sales। ये सेल्स पर
कितने प्रतिशत होगी। अगर 33 1/3% कॉस्ट पर है तो सेल्स पर कितनी परसेंट होगी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 20%, बी 30%, सी 25%, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही विकल्प है, सही अल्टरनेट है, वो है 25%, जिसको कि कैलकुलेट किया जाएगा इस तरह से 33 × 3 99 + 1 100/300 + 100% का, तो ये आ जाएगा आपका 100/400 = 14 × 100 फॉर परसेंटेज, दैट्स कॉल्ड 25%। तो इसका सही विकल्प है 25%। इसको इस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है। आगे लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमें को क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिये को कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो किस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ए हेड ऑफिस अकाउंट, मुख्य कार्यालय खाता बनाया जाएगा। बी ब्रांच अकाउंट को बनाएंगे। सी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। यानी कि हमारे को अगर क्लोजिंग स्टॉक की गणना करनी है तो उसके लिए कौन सा खाता जो है बनाया जाएगा। मुख्य कार्यालय का खाता बनाया जाएगा, बी शाखा खाता हम बनाएंगे, या सी स्मरण स्कंद खाता बनाएंगे, और डी इनमें से कोई नहीं, कोई भी खाता हम इसमें से नहीं बनाएंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी विकल्प जो है वो सही है। यानी कि हमें बनाना होगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्मरण स्कंद खाता। इसको जो है हमारे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लेकर के चल रहे हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है उसको प्रिपेयर किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस बोथ, दोनों के द्वारा। नन ऑफ दीज, शाखा रहतिया खाता बनाया जाता है लागत मूल्य पर। बी बीजक मूल्य पर। सी लागत और बीजक मूल्य दोनों पर। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए विकल्प है वो सही है, यानी कि एट कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पर हमारे को बनाना होता है। जब हमारे को ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होता है तो हम उसको लागत मूल्य पर बनाते हैं। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्रेडिट सेल्स आर शोन इन द ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज। उधार विक्रय दिखाया जाता है शाखा देनदार खाते में, शाखा खाते में। सी इनमें से कोई नहीं। डी इन दोनों में। तो सबसे पहली बात यह है कि जो क्रेडिट सेल्स होती है वो क्रेडिट सेल्स केवल ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आती है, उसको ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसका ए विकल्प जो है वो करेक्ट है, और क्रेडिट सेल्स को हम हमेशा ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही दिखाएंगे, शो करेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट है उसमें क्रेडिट सेल को शो किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, बी
tailored, C. customized and D. all of these. डाटा के कार्य ढांचा का भंडारण और प्रक्रम को कहा जाता है प्रचालन वातावरण, सुसज्जित, उपभोक्तानुरूप और डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ए विकल्प जो है वो सही है, वो है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ये इसका सही जो विकल्प है वो है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज एन मैनेजमेंट सिस्टम, बी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली कहलाती है प्रबंध प्रणाली, बी सूचना प्रणाली, सी लेखांकन सूचना प्रणाली और डी लेखांकन प्रणाली। इसका जो सी विकल्प है वो सही है, यानी कि इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली को लेखांकन सूचना प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी विकल्प अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे। कंप्यूटराइज्ड accounting system consists of hardware, software, C hardware and software, D none of these। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में सम्मिलित किया जाता है हार्डवेयर को, बी सॉफ्टवेयर को, सी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों को और डी इनमें से किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बोथ दोनों को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन है डेबिटिंग एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीज अकाउंट इज एन एरर ऑफ। बी के खाते की जगह ए के खाते को डेबिट करना किस प्रकार की जो है वो गलती है। सबसे पहला ए ओमिशन जिसको कि हम भूल चूक की कहते हैं, बी कमीशन जिसको कि हम लेखा संबंधी कहते हैं, सी प्रिंसिपल जिसको कि हम सिद्धांत की बोलते हैं और डी डुप्लीकेशन दोहरीकरण जिसको कि हिंदी में दोहरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गलती है ये गलती किसी एक खाते की जगह किसी एक की जगह डेबिट करने की जगह किसी दूसरे को अगर डेबिट कर दिया जाता है तो ये जो गलती कहलाती है ये लेखा संबंधी गलती कहलाती है। तो इसका बी विकल्प जो है जिसको कि हम कमीशन कह रहे हैं, लेखा संबंधी जो त्रुटि है ये इसके अंतर्गत इसको लिया जाएगा। प्रीपेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट को जो हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया उसको बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाएगा। ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट,
सी फुटनोट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका पूर्वदत्त जो किराया है उसको हम आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दिखाएंगे? एक, संपत्ति पक्ष में, बी, दायित्व पक्ष में, सी, फुटनोट एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट के बाद में टिप्पणी के रूप में, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो विकल्प ए है वो ए विकल्प जो है वो सही है, यानी कि हम इसको शो करेंगे एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है इसको प्रदर्शित किया जाएगा, शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए सरप्लस ऑफ revenue over its cost is known as capital, B, profit, C, assets, D, none of these। इसका मतलब ये हुआ लागत पर आय का यदि आधिक्य होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पूंजी कहा जाता है, उसको लाभ कहा जाता है, उसको संपत्ति कही जाती है, या इनमें से कोई भी नहीं कहा जाता। तो इसका जो बी विकल्प है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि लाभ। यदि हमारी लागत कम है और आय ज़्यादा है तो हमारे को लाभ होगा। तो इसका बी विकल्प जो है वो सही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ₹2500 spent on the overhauling on purchase of a second hand machinery. It is a capital expenditure, it's a revenue expenditure, it's a deferred revenue expenditure, या डी none of these। पुरानी मशीनरी को क्रय करके उसको पूरी तरह से ठीक करने पर जो 2500 रुपये खर्च हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? पूंजीगत व्यय, बी, आयगत व्यय, सी, स्थगित आयगत व्यय, या इनमें से कोई नहीं। उनको जो कहा जाएगा दीज आर कॉल्ड एज, उसका ए विकल्प सही है, यानी कि उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखेंगे। किसी भी पुरानी मशीन को हम खरीदते हैं, उसकी ओवरहालिंग पर जो खर्चा होता है वो, प्लस उसके इंस्टॉलेशन तक का जितना भी खर्चा होता है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल नेचर का होता है और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए इसका ए विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर शोन। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, आकस्मिक दायित्व जो हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं एज करंट लायबिलिटी, एज कैपिटल फंड, एज फुटनोट ऑन बैलेंस शीट और एज रिजर्व। यानी कि उनको हम प्रदर्शित करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को चालू दायित्व के रूप में, पूंजी कोष के रूप में, आर्थिक चिट्ठे में टिप्पणी के रूप में, या एक रिजर्व संचिति या कोष के रूप में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सही विकल्प सी विकल्प सही है, एज फुटनोट ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एंड में हम एक फुट नोट के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से अभी हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी है। द डेब्ट्स विच मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड आर कॉल्ड। वह ऋण जो वसूल भी हो सकता है
या नहीं भी हो सकता है, उसे कहा जाएगा डाउटफुल डेब्ट्स, बी बैड डेब्ट्स, सी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डी नन ऑफ दीज, उसको कहा जाएगा संदिग्ध ऋण, बी अप्राप्य ऋण, सी संदिग्ध और अप्राप्य ऋण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए विकल्प है वो है डाउटफुल डेब्ट्स। यानी कि डाउटफुल डेट्स जो हैं वो उन डेट्स को कहा जाता है विच मे बी रियलाइज्ड और नॉट, जो रियलाइज भी हो सकते हैं और नहीं भी, जिनके बारे में एक संदेहास्पद स्थिति है, उनको हम डाउटफुल डेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका ए विकल्प जो है वो सही है। और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। कैश ऑफ ₹2000 इज विथड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज, दिस विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? ए ड्राइंग्स अकाउंट, बी क्रेडिटर्स अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैश अकाउंट। व्यक्तिगत व्यय के लिए 2000 रुपये का आहरण किया गया है, यह किस खाते में डेबिट किया जाएगा? आहरण खाते में, बी लेनदार खाते में, सी पूंजी खाते में, डी रोकड़ खाते में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जो ए ऑप्शन है वो है ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट, जिसको कि हम आहरण खाता कहते हैं। व्यापारी के द्वारा जो अपने निजी खर्चों के लिए पैसा निकाला जाता है उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, आहरण खाते में डेबिट किया जाता है। तो ये कुछ MCQs क्वेश्चन जो हैं वो हमने आपको बताए, और इसी तरह के जो MCQs हैं उनको आप, जो आपका सिलेबस हमने आपको बताया है उस सिलेबस के अनुरूप जो है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इन MCQs के बारे में यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके बारे में आप अपने टीचर्स के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं और उस समस्या के बारे में आप उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन बैंक है ये हमने आपको प्रोवाइड किया है, और भी क्वेश्चंस इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल MCQ हैं जिनके बेस पर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और किसी तरह की भी समस्या यदि आपको आती है, प्रॉब्लम यदि आपको होती है, तो उसके बारे में आप व्हाट्सएप से अपनी समस्या के बारे में हमको अवगत करा सकते हैं और हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर आपसे मिलते हैं और फिर एक और कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।